हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.3 को, उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बाकी सभी चैप्टर मैंने कहा रखे लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, कहने में लिखिए द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। जो विधि आपको यूज़ करनी है वो बोला गया है पूर्ण वर्ग विधि। मैं आपको बोल रहा हूँ जिस विधि से बोला जाएगा ना एग्जाम में, उसी विधि से ही करना है। अगर आप मातुब्बरी कर रहे हो, कुछ दूसरा विधि अपनाते हो, तो नंबर 0 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एक चीज़ बोला गया, मूलों का अस्तित्व, ठीक है। तो अस्तित्व के लिए क्या किया जाता है, देखो, अस्तित्व के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको एक्सरसाइज 4.4 में भी मदद करेगी। आपको निकालना पड़ता है विविक्ति कर, जिसे बोला जाता है डी, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। देखो, यदि आपका d का मान 0 से बड़ा हो या 0 हो, ठीक है, तो अस्तित्व होगा, यानी कि हल कर सकते हो तुम, अस्तित्व है, ठीक है। अगर d का मान, यदि d का मान <0, इसका मतलब नेगेटिव, तो अस्तित्व नहीं है, मतलब वास्तविक जो हल होता है वो तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, विविक्तिकर निकालना है आपको, ठीक है। विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। अगर d का मान धनात्मक आता है या फिर 0 आता है, तब अस्तित्व होगा, यानी कि तुम उसे हल कर सकते हो। अगर d का मान माइनस में आ जाता है, <0, ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस में। अगर d का मान माइनस में आता है, तुम उसे वास्तविक हल नहीं निकाल सकते। क्लास 11th में तुम इसका भी हल निकाल पाओगे, लेकिन वो जो हल आता है वो काल्पनिक हल बोला जाता है उसे, ठीक है, वो वास्तविक हल नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, इसे समीकरण 1 मान लो। यहाँ देखो, a के स्थान पर क्या दे रखा है, 2, b के स्थान पर क्या दे रखा है, माइनस के साथ चिन्हों का भी ध्यान रखना है, c के स्थान पर क्या दे रखा है, 3, ठीक है। ये तो क्लियर है। अतः विविक्ति कर निकालो, विविक्ति कर d क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। मान रखो b का मान कितना है, -7 वर्ग, 4, a का मान 2, c का मान 3, सब नेगेटिव का वर्ग प्लस हो जाता है, 7 × 7 = 49, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, तो ये कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अतः देखो, d का मान क्या है, चूंकि d का मान 0 से ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव का है, अतः अस्तित्व है, ठीक है। इसका अस्तित्व है तो तुम इसको हल कर सकते हो। ये तुम्हें पता चल गया कि भैया इसका हल पॉसिबल है, ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। देखिए, जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसको अच्छे से समझिए। किसी पॉइंट पे अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, है ना। आप इसको 10 बार देखो, 50 बार देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं। ये चीज़ अब नेक्स्ट पेज में, ये सब एग्ज़ाम में सारा कुछ लिखना है जो मैंने अभी बताया आपको, है ना, नेक्स्ट पेज में, क्योंकि मेरे पास एक ही स्लाइड है, तो एक ही स्लाइड में सब कुछ बताना पड़ता है। अब देखो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है जो नंबर है ना, वो पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर वाला होता है, जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, जैसे कि 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। अगर ऐसे नंबर है तो सही है। यहाँ पर देखो, 2 किसी का नहीं होता, सही नहीं रूप में नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना, उस नंबर को हटा देना है, भाग दे देना है। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर
जब आप भाग दे रहे हो तो पूरे में देना है, ये नहीं कि एक में ही दे रहे हो। 2/2 और दोनों तरफ देना है, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ। तो 0/2 करोगे तो 0 के बट्टे में कुछ 2 से 2 कटा, यहाँ से आगे x²। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मस्त चीज़। ये जो इसके नंबर में कुछ नहीं है ना, यहाँ x² ना, तो x का वर्ग है, तो यहाँ a के स्थान पर x है। ये जो पद होता है x वाला, ये जो पद होता है वो होता है 2ab का पद। हमारा क्या होता है 2ab का पद। हमें क्या करना होता है, b निकालना होता है। ठीक है, b निकालना होता है। तो b कैसे निकलेगा, b क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीका है, मेथड है। ठीक है, आपको b निकाल के b² को इसमें जोड़ना होता है और घटाना होता है। नेतागिरी लेतागिरी क्या करते हैं, लंबे लंबे लेक्चर दे देंगे, करेंगे कुछ नहीं। तो हम भी यही करेंगे, b² दूंगा और b² फिर ले भी लूँगा। तो मुझे b चाहिए, मेरे पास a तो मिल गया, देखो x का वर्ग है तो a मेरे पास x है। ठीक है, लेकिन b नहीं है मेरे पास, तो b निकालना है। अभी मैंने क्या बोला, ये वाला पद 2ab है, तो यहाँ लिख दोगे चूंकि 2ab किसके बराबर है, 7/2। चिन्हों पे ध्यान मत दो, 7/2 x। ठीक है, a का मान कितना था हमारे पास, x था। इस तरफ x, इस तरफ x कट गया, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो 7/4 आ गया। b का मान कितना आ गया, 7/4 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार b² को जोड़ना है समीकरण 2 में, एक बार b² को घटाना है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 में b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, समीकरण इसमें। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अगर ढंग से लिखें, जो चीज़ लिखी हुई है उसको तो लिख दो। अब यहाँ पर ना b² का टर्म जोड़ना होता है, इसके बाद 2 टर्म के बाद b² जोड़ना होता है। b² कितना है, 7/4। इसको जोड़ा और इसी को घटा दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या, 3/2 यहाँ लिख दो। अब ये ना पूर्ण वर्ग बना देगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म ना पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म में अगर एक भी टर्म नेगेटिव का आ गया तो a - b का होल स्क्वायर होगा, और तीनों का तीनों टर्म अगर पॉजिटिव है, प्लस के हैं, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखो नेगेटिव है तो ये वाला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। तो देखो a के स्थान पर क्या है मेरे पास, x है, और b के स्थान पर कितना, 7/4 स्क्वायर। अगर तुम इसको खोलोगे तो तुम्हें फिर से यही 3 पद मिलेंगे। फिर क्या करना है, ये जो बाकी ये 2 पद है 0 के उस तरफ ले जाओ, ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16, लॉसअप आ जाएगा 16, 2 × 8 = 8 × 3 = 24, तो ये आ जाएगा 25/16। ठीक है, अब वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पावर 2 है तो पावर हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस, और 25/16 हो जाएगा। किसी भी पद में अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अब हमें। यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। बस क्वेश्चन हल होने वाला है, एकदम आराम से आ जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, एक बार अब प्लस में लेना है और एक बार हमें माइनस में लेना है, बस। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। देखो यहाँ से प्लस का चिन्ह ले लोगे, x - 7/4, और इधर से आ जाएगा प्लस के 5/4। ठीक है, 5/4 पहले से, नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। बट्टे में 4 है, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, तो 12/4, 4 × 3 = 12। तो x का मान कितना आ गया, 3।
x का एक मान कितना आ गया 3। ये कब आया? जब प्लस चिन्ह लिया। फिर ले लो अब माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह ले लेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x माइनस के 7/4 बराबर नेगेटिव का लेना है आपकी बार। ठीक है, देखो नेगेटिव वाला उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये तो पहले से ही है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो जो x का दूसरा आंसर है वो आ जाएगा 1/2। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना, आराम से बन गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर ना हो ना बच्चों, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है, वैसे ही है। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। यहाँ देखो a के स्थान पर कितना है, 2 है। b के स्थान पर x का गुणांक प्लस के 1 है। और c कितना है, -4। फिर क्या है, अस्तित्व के लिए। ठीक है, अस्तित्व के लिए देखो, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac। ठीक है, तो देखो b कितना है, 1 का वर्ग 4, a कितना है 2, और c कितना है -4। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 चौको 32। तो ये आ जाएगा प्लस के 33। तो d का मान धनात्मक है, चूँकि d का मान धनात्मक है अतः अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व होगा तो उसको आप हल कर सकते हो, ये हल हो जाएगा। ठीक है, सो देखो ये 2 है, पूर्ण संख्या नहीं, तो 2 से पहले क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भाग दे देंगे। 2/2 x², x के बट्टे में 2 आ जाएगा, 4 के बट्टे में 2, 0 के बट्टे में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x² है तो x। ठीक है, अब समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। अब आपको पता है ये वाला, यहाँ से आपको a की जगह पर क्या दे देगा, x। ये वाला आपका कौन सा पद होता है, 2ab का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, b निकालना है। नियम क्या कहती है, 2ab की जगह पर यहाँ पर क्या, x/2। a का मान रख दो, a का मान कितना है, x। x एकम x, ये गुणे में है, इधर बट्टे में आ जाएगा, तो b का मान क्या आ गया, 1/4। b का मान मेरे जो मिल चुका है। अब आपको क्या करना, समीकरण 2 में b² को जोड़ना है और b² को घटाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना, ये चीज़ एक बार में नहीं आती है, समझ आएगी, लेकिन करने जाओगे तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो क्या है, देखो ऐसा करेंगे तो पहला वाला हम क्या हो जाएगा, ये x²। पहले 2 टर्म वैसे के वैसे रखते, फिर क्या करते, जोड़ते हैं। 1/4 स्क्वायर को जोड़ा, b² को घटाया, और फिर क्या, -2। ठीक है, यहाँ से तीनों टर्म प्लस के हैं, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। a की जगह पर x था, b की जगह पर 1/4 था। अब बाकी 2 टर्म उठाकर उस तरफ लाते हैं, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। हल करो, 4 का वर्ग 16,
इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो। 16 एक कम 16, एक एक कम 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 33/16। अब वर्गमूल ले लोगे, यहाँ से पावर हट गया, प्लस माइनस 33 का वर्गमूल। देखो 33 का इसका वर्गमूल निकालना है ना, 33 का वर्गमूल √33, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस माइनस में लेना है, एक बार प्लस में लेने पर, एक बार माइनस में लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ रखा होगा। तो देखो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले लो, तो यहाँ से क्या है देखो x प्लस 1/4, और यहाँ से आ जाएगा √33/4। ये प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बट्टे में अगर सेम है तो वही आ जाता है। इसको आप और हल नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या नहीं घटती। ये आपने प्लस में लिया तो आपको ये आंसर मिला। ठीक है, अब आप ले लो माइनस में, माइनस चिन्ह लेने पर सब कुछ वही है, बस इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, प्लस का तरह के माइनस का। ठीक है, नीचे सेम है, 4 तो ऊपर वैसा का वैसा ही आ जाता है। आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक, अगर कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो तो एक बार दोबारा देखो। ठीक है, दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। अगला क्वेश्चन है सेम। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ सबसे पहले देखो ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर 4√3 है, और सी के स्थान पर कितना है, प्लस के 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर देखो क्या है, अस्तित्व के लिए अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, है ना। तो डिस्क्रिमिनेट डी बराबर क्या होता है, v² - 4ac। b कितना है, 4√3, वर्ग कर दो, फिर 4, फिर a, फिर c। देखो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, गुणे में 16 3 48, तो 48 माइनस के 48 यानी कि 0। ठीक है, 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि d का मान 0 है अतः अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब जब अस्तित्व है तब तब आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो आप हल ही नहीं कर सकते। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम हल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब मस्त क्वेश्चन इसलिए है, देखो 4 है, 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 किसका होता है, 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल 2, मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। 16 होता तो क्या करते, 4 का वर्ग करते, 9 होता तो 3 का वर्ग लिख सकते थे। तो ये मस्त क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब ऐसे लिखना है। ठीक है, समीकरण 1 से आपको क्या लिख देंगे, 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस 4√3x, और फिर क्या है, प्लस के 3 = 0। ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये मेरे पास क्या है, a के स्थान पर 2x, अब की बार कितना है, 2x। ये मेरा टर्म कितना क्या होता है, 2ab। आपको क्या निकालना होता है, b। देखो चूँकि
2ab का मेरे पास कितना है 4√3x, ये 2ab का टर्म है। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 a की प्लेस पे कितना है 2x इंटू b 4√3x, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ से b बराबर क्या बचा √3। ठीक है, b चाहिए था, b मिल गया मुझे। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में b² जोड़ना है, b² घटाना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, b² को आपको एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। पहला वाला 2 टर्म तो वैसे का वैसे ही रहता है, b² यानी कि √3² एक बार जोड़ो, √3² एक बार घटाओ। ठीक है, और ये टर्म है +3 लिख दो। ठीक है, ये तीनों टर्म प्लस के हैं तो ये क्या बनाता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ बनाती है। a की जगह पे क्या है बच्चा मेरे पास 2x और b की जगह पे मेरे पास क्या था √3, इसका होल स्क्वायर है। ये अगर ढंग से देखोगे तुम, ठीक है, तो उधर ले जाओगे, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। √3 का वर्ग 3 होता है, 3 में से 3 घटाओगे 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ना बच्चा, जब 0 आ जाए उस तरफ, ठीक है, जब 0 आ जाएगा इस तरफ, तब क्या होता है ना, मूल समान होते हैं, दोनों के दोनों आंसर सेम टू सेम होते हैं। इसको फिर ऐसे लिखना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, यदि इसको 0 मानना है, ठीक है, सो प्लस के इधर के माइनस का, और जो x है ये माइनस के √3 है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। पहला भी यही आएगा, यहाँ से दूसरा भी वही आएगा, कि दोनों के दोनों सेम है। जब उस तरफ 0 आ जाए राइट तरफ, तो दोनों के दोनों आंसर सेम टू सेम आते हैं। तो x का आंसर माइनस के √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने d निकाला होगा तो d देखो 0 आया है। जब जब d 0 आता है तब मूल समान होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आएगा 4.4 में, और वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। आ रही ना भाई समझ में, बता देने मुझे कमेंट करके। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बच्चों एक बार दोबारा देख लेना। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। तो ये भी हो गया आराम से, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। अब तक जितने भी क्वेश्चन के सबका अस्तित्व था, यहाँ देखो एक स्थान पर कितना है 2 है। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया है तो 2 लिखो यहाँ पर बेटा। ठीक, a के स्थान पर 2, b के स्थान पर x का गुणांक 1 और c के स्थान पर 4। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए क्या निकालते हैं, विभक्ति का d निकालते हैं। विभक्ति का d बराबर फॉर्मूला होता है b² - k 4ac। ठीक है, b कितना है 1 का वर्ग 4ac, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो माइनस के 31 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि d का मान ऋणात्मक है अतः मूलों का अस्तित्व नहीं, मतलब वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अर्थात इसे हम सरल नहीं कर पाएंगे। जब अस्तित्व ही नहीं है तो तुम हल कहाँ से करोगे, तो तुम इसे हल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ भी आगे समझ में है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है।
अभी तक देखो जिस विधि से बोलेगा आपको, जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से ही हल करना है। द्विघाती सूत्र बोल रहा है तो द्विघाती सूत्र लगाओ, ठीक है। पूर्ण वर्ग बोल रहा है पूर्ण वर्ग, कुछ एग्जाम में कुछ बोल रहा है कुछ दूसरा लगा के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र जैसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे देख लीजिए, ये x बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा 2a, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 के ही सारे क्वेश्चन है, और एक्चुअल में पता है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डी का ही तो सूत्र ही है अंदर, डी का सूत्र है, तुम ऐसे भी रख सकते हो। अब फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, अगर एग्जाम में आएगा तो तुम डी निकालोगे, मैं हर क्वेश्चन का डी पहले ही निकाल चुका हूँ, है ना, पहले ही निकाल चुका हूँ। हाँ, इसका डी 25 आया था, अगर आपको याद हो तो इसका डी कितना आया था, 25 आया था। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको बिलीव ना हो। यहाँ देखिए ए के स्थान पर कितना है 2 है, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर 3, ठीक है। अतः डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। बी कितना माइनस के 7 का वर्ग 4ac 49 4 दूनी 8 24, देखो डी का मान कितना आ गया 25, आगे 25 बोला था मैंने, निकाल के रखा है, मैंने निकाला है, आपने निकाला है, 25 आ गया डी। अब लिखेंगे सूत्र में यहाँ से, उसके बाद ये स्टेप लिखोगे, हम जानते हैं द्विघाती सूत्र, यहाँ लिख देना हम जानते हैं, उसके आगे से ये लाइन आएगी, ठीक है। x बराबर माइनस के b होता है, b कितना है मेरे पास माइनस के 7 प्लस माइनस 3, डी का मान कितना है 25 बट्टे में 2a, a का मान कितना है 2 है, माइनस माइनस प्लस 25 का वर्गमूल 5 बट्टे में 4 आ गया। एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ से बस प्लस ले लो, x बराबर 7 प्लस के 5 बट्टे 4 यानी कि 12 बट्टे 4, 4 × 12, तो x का मान कितना आ गया 3, ठीक है। एक बार लेना है माइनस में, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह ले लोगे, सब कुछ वही है, बस यहाँ से बस माइनस लेना है, 7 माइनस 5 बट्टे 4 यानी कि 2 बट्टे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो दूसरा मान भी वही आएगा। आंसर देखो वही आएगा, आंसर वही आया, लेकिन मेथड कुछ भी हो आंसर फिक्स रहता है, ये नहीं मेथड बदल गया तो आंसर भी बदल जाएगा, ना 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 ना, आंसर सेम रहना है, चाहे मेथड कुछ भी लगाओ, और जिस मेथड से बोला जाएगा आपको उसी मेथड से ही करना है, ठीक है। आगे समझ में, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देखिए, ठीक है। इस मेथड को समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें आपको बढ़ना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित वही है, द्विघाती सूत्र से निकालना है। तो देखो पहले तो यहाँ ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो, और c का मान कितना माइनस के 4 है, इसलिए अब d निकालना है आपको, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होते हैं, आप निकाल लो d यहाँ से, ठीक है। d पहले निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो d निकाल लिया, b का मान कितना 1 4, a का मान कितना 2, c का मान है माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौके 32, तो d का मान कितना आ गया 33, डी का मान कितना आ गया 33। अतः द्विघाती सूत्र से, ठीक है, आपको क्या लगा देना, द्विघाती सूत्र लगा देना है, ठीक। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर
माइनस के बी प्लस माइनस, अगर आपने डी निकाल रखा है तो डी लिख दो डायरेक्ट, बट्टे 2a। ठीक है, तो माइनस बी का मान कितना है मेरे पास 1, इसका मान कितना है √33 बट्टे में a कितना है मेरे पास 2, यानी कि x बराबर आ गया मेरे पास -1 प्लस माइनस √33 बट्टे 4। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो क्योंकि वर्गमूल यहाँ पर 33 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना प्लस माइनस लेके जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हो। एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर बस प्लस का लिख देना है, प्लस चिन्ह लेना है। ऐसे अलग अलग लिख सकते हो आंसर। ठीक है, एक बार क्या लिख दो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लोगे तो बस माइनस का लिख दो यहाँ पर, x बराबर माइनस, ये चिन्ह यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है आंसर। तो यही आंसर पहले वाले तरीकों में भी है, इस वाले तरीके से किया भाई तब भी यही आंसर है हमारा, है ना, वो नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, सो अगर आपको ध्यान में आ रहा हो इसका डी हमारा 0 आया था, है ना, जब हमने किया था तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था 0 आया था, हम निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट काम करते हैं हम मना। अतः द्विघाती सूत्र से अगर यहाँ देखोगे तुम a के स्थान पर क्या है बेटा मेरे पास 4, b के स्थान पर क्या है 4√3 और c के स्थान पर कितना है प्लस के 3। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिखना पड़ेगा ना। तो सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस की b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। b का मान कितना है मेरे पास 4√3 प्लस माइनस d का मान कितना है तो 0, a का मान कितना है 4। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 4√3। देखो प्लस में 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, यहाँ से 8, तो किसी संख्या में आप 0 जोड़ो या घटाओ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो यही रहेगा 4 दूनी 8। तो x के जो मान आएगा वो आएगा माइनस के √3 बट्टे 2, और ये 2 बार लिखा जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बार। हो गया, है कि नहीं, आराम से हो गया। आप खुद देखिए, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपका डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये वाला इसके बाद वाला दोनों, ये आपको द्विघात समीकरण में दिए नहीं है, आपको द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद आपको हल करना है। तो देखो ये समीकरण है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, x का मान आप 0 नहीं ले सकते। अगर आप 0 लोगे, आप बोलोगे नहीं मैं तो लूँगा भाई, अगर आप x का मान 0 ले लेते हो ना, तो किसी संख्या के बट्टे में अगर 0 होता है, कोई भी संख्या ऊपर है उसके नीचे आप 0 लिख दोगे ना, उसका मतलब होता है अपरिभाषित, वो चीज़ परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि आपका x का मान 0 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले लो 0 नहीं ले सकते, 0 परिभाषित नहीं है। तो देखिए ठीक है, ये चीज़ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, x से कम x को x से गुणा करोगे x², 1 कम 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 से गुणा कर दो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है, 3 को 1 से गुणा करो यही आ जाएगा, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, अब आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि कोई मेथड का नाम नहीं बोला गया कि इस मेथड से करना है। अब आपको जो अच्छा लगता है, अब मर्जी के मालिक हो, अब आप यहाँ पर कोई सा भी लगाओ जो तुम्हें सही लगता है। ठीक है, जो मेथड सही लगता है तुम वो लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से अगर देखोगे
ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर -3 है और सी के स्थान पर -1 है। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -kb प्लस माइनस, क्योंकि d नहीं निकाला है तो यहाँ पर पूरा लिख दो b² - k 4ac/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम मान रख सकते हो, b का मान क्या है -3, a का मान कितना है 1 वर्ग, ठीक है, फिर कितना है 4, फिर है यहाँ पर b² था ना, b कितना दे रखा था 3 दे रखा था, ठीक है, b कितना दे रखा था 3 का वर्ग आएगा 4a और c कितना है मेरे पास -1 बट्टे में 2a माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 एकम 4, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा √13 बट्टे 2, बस यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, सही है आपका पूरा, क्योंकि 13 का अंडर एक अपरिमेय संख्या, जब ऐसा अपरिमेय संख्या आ जाएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वहीं छोड़ देना है, कोई ज़रूरत नहीं प्लस माइनस अलग अलग दिखाने की, यहीं छोड़ दो, हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं बताता चलूँगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, रिस्ट्रिक्शन के x का मान तुम -4 नहीं ले सकते, रखोगे तो नीचे 0 बन जाएगा और जब 0 आएगा तो अपरिभाषित है। x का मान तुम 7 भी नहीं ले सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन है। कई टीचर रिस्ट्रिक्शन का मतलब नहीं समझाते, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, क्यों ये चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। देखो ये जो समीकरण दे रखा है इसको प्लस सरल करना है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, इसके गुणा कर देंगे, इधर तो 11/30 है, इसके गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही आता है, इसके गुणा इसके साथ, प्लस का x माइनस का x कटा, -7 -4 -11 गुणा करो, x गुणा x² 4 प्लस का माइनस के साथ -3x और 4 7 28, ठीक है, गुणा कर दिया, 11 एकम 11 11 एकम 11, तो यहाँ से बचा -1 बट्टा x² -3x -28, यहाँ 1/30, ठीक है, तिरछे गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हुए 30 एकम -30, ठीक है। थोड़ा आगे ले जाओ तो यहाँ से x² -3x -28 और ये -30 इधर रखे क्या हो जाएगा +30 0, तो ये आ जाएगा x² -30 30 में से 28 घटाओगे 2 आ जाएगा प्लस के, ये एक द्विघात समीकरण आपको मिल गई। अब इसको हल कर दो, किसी भी विधि से हल कर सकते हो, किसी भी विधि से, यहाँ किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया, बस बोला हल करो, ठीक है। तो आपको मैं इसको गुणनखंड विधि से कर देता हूँ, मैं आपको हर एक विधि सिखा दे रहा हूँ, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखो, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 ले लो, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 2 है और जोड़ने पे कितना है 3 है, 2 एकम 2 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तो 2x जोड़ना है 1x, माइनस अंदर गुणा कर दोगे, -2x -x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, ठीक है। आगे देखती है, इस जोड़े से x ओबनिस्ट आ जाएगा
एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर तो एक्स बचेगा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखो बाहर नेगेटिव है तो अंदर चिन्ह बदल जाता है। ये चीज़ सेम आई है, यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार आई है उसे एक बार लिखते हैं और जो आपने उपनिष निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, गुणनखंड बन गया। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 2। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस के 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1। ये आपके आंसर आ गए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रश्नावली जब आप देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इनको आप करो, इनको आप प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे आप कोशिश करो सीखने के बाद खुद किसी को सिखाने की, उससे ज़्यादा और रिवीजन हो जाता है, फिर कभी भूलोगे नहीं आप। और प्रैक्टिस के लिए जितने भी उदाहरण है ना इसके, उनको खुद लगाओ। अगर समझ में नहीं आया तो उदाहरण सरल किए हुए हैं, देख उनकी मदद लो। फिर भी नहीं आता है मुझे कमेंट करो, फिर मैं सारे उदाहरण भी करवा दूंगा। हाँ, अब ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इनको अब हम करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयु वाले प्रॉब्लम, ठीक है, भिन्न वाले प्रॉब्लम आते ही आते हैं। कह रहे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो रहमान की आयु माना, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। ये हमने मान लिया कि इसकी जो वर्तमान आयु प्रेजेंट, ठीक है, आयु x वर्ष है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व में घटता है, पहले, पूर्व का मतलब पहले। अभी मेरी ये 10 साल है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, 8 साल, 2 कम कर दिया, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी x है तो 3 कम कर देंगे, x माइनस 3 वर्ष। फिर है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में। अभी मेरी ये 10 साल है, 2 साल बाद कितनी होगी, 12 साल, 2 जोड़ देना, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो 5 क्या कर दो, जोड़ दो। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि उनकी आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के बटे में, को जब जोड़ते हो तो 1/3 आता है, यानी कि इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, पहले मैं डायरेक्ट दे रखा था, अब इनको बनाना पड़ा, इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम तो भैया सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई से भी आ सकते हैं। इसके गुणा इसके साथ x प्लस 5 एकम x प्लस 5, x माइनस 3 एकम x माइनस 3। ठीक है, x और x 2x आ गया, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ गया। ठीक है, बट्टे में x गुणा x एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 घटाएंगे 2x, 5 दिया 15, 1/3। तिरछी गुणा कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, 6x 6। ठीक है, थोड़ा और सरल कर लेते हैं। प्लस के तरह के क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, इसको ढंग से लिख लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 4x,
और माइनस के 15 और माइनस के 6, माइनस के 21। ठीक है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1। 21 से कम 21, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 21 आए, घटाए तो 4 आए। 7 या 21, 7 में से 3 घटाओ 4 आएगा। ठीक है, चलिए तो 7 3, ठीक है, हमेशा ब्रैकेट लगा के करो, अंदर गुणा कर दोगे 7x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, x बाहर आ गया, 7 बचेगा, 3 का भागा दोनों में चला जाएगा, 3 से 21, अरे 7 क्यों लिख दे रहा हूँ, पहले तो x आएगा ना, 3 आ गया, x बचा, 3 से 21। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि हमारा सही है। तो जो 2 बार है गुणनखंड बनाना, एक बार लिखते हैं, जो आपने उपनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो गया, और यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, जो कि ये आयु नहीं होगी। तुम्हारी आयु बोलते क्या, इसकी आयु माइनस की 5 वर्ष है, उसकी आयु प्लस के 10 वर्ष है, प्लस के 10 चलेगा, माइनस कभी आयु वायु माइनस में नहीं होती है। तो आयु आ रहा है माइनस का 3, जो कि अमान्य है, और x बराबर 7 सही हो जाएगा, यानी कि जो रहमान की वर्तमान आयु है, आप फिर क्या लिख दोगे यहाँ पर, अर्थात लास्ट में, अर्थात रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष। ऐसे परफेक्ट वे में आपको आंसर छोड़ना है, इस तरीके से प्रॉपर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग बताइए, नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं एक क्लास टेस्ट में शिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। देखो टेस्ट हो रहा है शिफाली गणित और अंग्रेजी, ठीक है। माना गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x है। चूंकि गणित के नंबर और अंग्रेजी के नंबर, इसका जो योगफल है वो कितना है, 30 है। देखो गणित में तो x नंबर है, तो अंग्रेजी में कितने नंबर आएंगे, ठीक है। गणित को आपने x, गणित का x है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अंग्रेजी में नंबर मिलेंगे x, जो भी आपको मिला होगा वो आपको घटा देना 30 में से, ठीक है। ये आइडिया लग गया अब हमें। हमने गणित का प्राप्तांक x बोला है, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या जाएगा, 30 माइनस x। देखो अगर मैं बोलूँ 2 दोस्तों के पास 10 रुपये है, एक के पास 3 रुपये, तो दूसरे के पास कितना होगा, 7 रुपये। टोटल में से आपने 3 माइनस कर दिया, तो टोटल में से मैंने x माइनस कर देना है, तो वही में आ जाना है ना। फिर प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, गणित में 2 अंक, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर पहले उसके गणित में x थे, अब 2 अंक और ज़्यादा मिल गए, ठीक है। फिर अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो प्राप्तांक
कम मिले। पहले कितना था 30 माइनस एक्स, अब और 3 कम कर दो तो 27 माइनस एक्स। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। प्रश्न बोला है कि जो कंडीशन है उसके बाद अगर इन दोनों के अगर गुणा करते हो तो कितना था 210 आता है गुणनफल। दो सौ दस है तो गुणनफल करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, 27 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा 210 के बराबर आएगा। हल करो x यह आ जाएगा 27x, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 माइनस के 2x, ठीक है। 27 और में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25x, ठीक है, प्लस के 54 210। सही किया ना, गुणा एक बार चेक कर लो। 27x माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 और 2x, ठीक है, 27 में 25, ठीक है। अब नेगेटिव के उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो पहले से ही यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो घटा 210 में से 54 घटाना है, प्लस का आएगा, ठीक है। तो 10 में से ये आ जाएगा 156, 10 में से 4 गया, अच्छा है, उधर 50 घटा दिया, हाँ, तो 156 आ जाएगा प्लस का 0, 156। थिंक 13 और 12 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा हल करना है इसको, इस द्विघात समीकरण को हल कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में जो थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सुनिए अच्छे से, तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका गुणनफल 1 है, गुणा करने पे 156 आया, जोड़ने पे 25, 13 और 12, 13 और 12 का गुणा करोगे तो 156 आ जाएगा। 13x घटाना है 12x प्लस 156, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ठीक है। इस जोड़े से x उपनिष्ठ, इस जोड़े से 12 उपनिष्ठ, 13 बार भाग जाएगा। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर से x आ जाएगा, यहाँ 13 बचेगा, इधर से 12 उपनिष्ठ आएगा, यहाँ पर जो है ना इधर भी वही आएगा। 2 बार है 1 बार लिखा, जो अपने उपनिष्ठ निकालो उसका दूसरे में डालो, ठीक है। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर आके प्लस का 13। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे, ठीक है। केस 1, यदि x बराबर 13, x किसको माना है आपने, गणित के नंबर हैं ये आपके, तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक। केस नंबर 2, यदि x बराबर 12, गणित में अगर आपको 12 नंबर मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12 यानी कि 18 नंबर मिले आपको मेरे अंग्रेजी में। तो ये 2 स्थितियां संभव है, ठीक है। आगे आपका आराम से ऐसे ही करना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी फिर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इजी। कह रहे हैं एक आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत बनाते हैं।
आयत जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वाला भुजा इसके बराबर होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर। इसे लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए माना छोटी भुजा पे सब निर्भर है ना। छोटी भुजा को मैं x मान लेता हूँ, ये छोटी भुजा, ये मेरा x है। तो कह रहे हैं जो विकर्ण है, ये मेरा विकर्ण है ना, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि विकर्ण हो जो होगी छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है। ठीक है, और जो बड़ी भुजा है, ये वाली जो भुजा है, बड़ी भुजा क्या बोल रहे हैं, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये क्या है, x + 30 है। तो जो विकर्ण और जो बड़ी भुजा किस पर निर्भर कर रही थी, छोटी भुजा को, तो जिस पर निर्भर कर रही थी उसी को मान लेना है पहले। ठीक है, उसी को मान लेना है। सो देखिए आप जानते हैं ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम अगर दे दो त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है। अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय से संतुष्ट करेगा। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, और इसको हमने छोटी क्लासों में भी सीखा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये सब 90 अंश के 40 सामने वाली भुजा ये क्या होती है, ये होती है कर्ण, ये होती है लंब, और ये होती है आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है मेरे पास, x + 60 वर्ग, आधार कितना है, x + 30, और लंब कितना है, x वर्ग। इसको हल करो, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, इसको भी खोलो, a का वर्ग b का वर्ग 2ab और यहाँ से x²। ठीक है, दोनों तरफ से में कट गया, इसको हल करो, 6 × 36, पीछे से 2 0, 120x, 3 × 9, पीछे से 0, 60x, और यहाँ बचा x²। ठीक है, ये चीज़ उठ के उधर जाएगी, प्लस का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर, माइनस का 60x बचेगा, माइनस के 2700 बचेगा। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। कहाँ पे आ गए हम, हाँ, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको आपको हल करना है, किसी भी विधि से आप इसको हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हल कर दे। अब हम थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है हमें, जगह नहीं है तो। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आप खुद देखिए, इसका गुणांक 1 है, 2700 गुणा करने पे कितना है, 2700 आना चाहिए, और घटाने पर 60, 90 और 30, 90 और 30 की गुणा करोगे 2700 आएगा, और 90 में से 30 घटाओगे 60 आ जाएगा। 90x माइनस के 30x, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो,
यहाँ से x ओवनिस्ट x माइनस के 90, यहाँ से 30 x माइनस के 90। तो जो 2 बार है उसे में एक बार लिखेंगे, और जो आपने ओवनिस्ट निकाला उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में, ये गुणनखंड बन गया आपका। ठीक, अब आपको क्या करना है, यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो माइनस का 90 इधर आके प्लस का 0 हो जाए, प्लस के 90 हो जाएगा। दूसरा वाला ले लोगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0, तो प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा, जो कि अमान्य है, क्योंकि दूरियां कभी माइनस में नहीं होती हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 90। यानी कि जो सबसे छोटी भुजा है वो 90 हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा ये वाली 90 प्लस 30 120 हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा 90 प्लस 60 कितनी हो जाएगी, 150। ये आपका आंसर आ जाएगा। तसल्ली, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके आराम से बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बाहर बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में जब वीडियो एंड होगा, है ना। तगड़ी बारिश हो रही है, फिर मैं कंटिन्यू कर, आप सोच रहे हो शर्ट कैसे बदल ली, क्योंकि बारिश इतनी जोर से शुरू हो गई थी, फिर कुछ काम करने थे तो फिर काम करके फिर शर्ट बदल के आया हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, सुबह सुबह बारिश हो रही है धमाकेदार, और अभी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जाऊँगा। झमाझम बारिश हो रही है, तो इस बारिश के मौसम में पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। तो पढ़िए मज़ेदार तरीके से, और आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्या। अब ये जितने भी प्रश्न है ना वर्ड्स प्रॉब्लम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, बड़े मार्क्स में 5-5 नंबर में आ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कह रहे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 7 गुना है, ठीक है। पहले ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके थे। बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, जब वर्ग हो रहा है तो एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। माना बड़ी संख्या मैंने x मान ली, तथा छोटी संख्या मैंने y मान ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या आ रहा है, क्या बोला जा रहा है। प्रथम शर्त में ये बोला क्या है कि दोनों का वर्गों का अंतर कितना है। वर्गों का अंतर मतलब बड़े वाले का वर्ग करोगे, छोटे वाले का वर्ग उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। देखो क्या कर सकते हैं, बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाले का वर्ग माइनस छोटे वाले का वर्ग का अंतर 180 है, ठीक है। समीकरण 1 ये हो गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग करूँगा। द्विघात समीकरण बनेगी, देखना अभी बन जाएगी। अगला द्वितीय शर्तानुसार रहता हूँ। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ा y मतलब y, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, x है, उसका 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मैं वाई स्क्वायर का मान सीधे सीधे यहाँ रख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, रख दूंगा। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही मैं रखूँगा, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 180। तो प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आपको हल करना है। हल आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। आपसे को बोला नहीं कि इस मेथड का उपयोग करो, वो आपकी मर्जी है। आप गुणनखंड करो, द्विघात समीकरण लगाओ, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जब मेथड से बोला जाएगा तो उसी मेथड से ही करना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कोई से मेथड तो लगा सकता है वैसे हम,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं द्विघात सूत्र लगा दे रहा हूँ। ए मेरे पास 1 है, ठीक है, हाँ, बी मेरे पास माइनस के 8 है और सी मेरे पास माइनस के 180 है, ठीक है। जो कि डी निकालना पड़ता है पहले, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना है, माइनस के 8 इसका वर्ग माइनस के 4a 180, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 18 चौके 72, पीछे से 0 जोड़ दो, 4 आ गया और 6 और 2 8, 784, ठीक है। अब आपको द्विघात सूत्र तो पता ही है, द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी आप पहले ही निकाल चुके हैं, बट्टे 2 है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अंडर रूट डी मतलब जो भी डी आया है उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा हमें क्या करना है, मिटाना है, ठीक है, मिटाना है। कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है ना। समीकरण मत मिटा दो अभी, फ़िलहाल जितना ज़रूरत है उतना मिटा रहे हैं। अब देखो डी का अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो 784 यहाँ लिखता हूँ और इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का डबल 4 और ये नीचे आ जाता है। वर्गमूल निकालना सिखा रखा है मैंने पूरा, एक सेपरेट अलग वीडियो बनाई थी मैंने कुछ दिन पहले, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 है, यहाँ कोई भी संख्या लिखोगे 4 आना चाहिए, 8 8 64, ठीक है। तो 8 बार जाएगा, आइडिया ये लग रहा है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 लिखो, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, देखो पूरा चला गया जब तक 0 ना आ जाए। तो वर्गमूल कितना आ गया, 28। तो इसके आगे मैं हल कर रहा हूँ, माइनस b कितना है मेरे पास, माइनस के 8 प्लस माइनस ये d कितना आया था 784, a कितना आया था मेरे पास 1। इसको आगे अगर हल करें तो माइनस माइनस प्लस 8 और 784 का वर्गमूल कितना आया था 28 और 2 1 कम 2, ठीक है। अब आपको एक बार प्लस चिन्ह लेना होता है, एक बार माइनस चिन्ह लेना होता है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि जगह बची नहीं है, तो मिटाना तो पड़ेगा ही बच्चों, है ना। बाकी सभी चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान, ठीक है। आप एक बार प्लस में ले सकते हो, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। 8 प्लस के 28 बट्टे में 2, तो ये 8 8 16 यानी कि 36 हो जाएगा, 36 बट्टे 2 18 आ जाएगा, ठीक है। x का मान क्या आ गया 18। अब नेगेटिव ले लो, जब नेगेटिव चिन्ह लोगे तो 8 माइनस के 28 बट्टे 2 माइनस के 20 बट्टे 2 माइनस के 10, तो ये अमान्य है, ठीक है। ये सही है। अमान्य क्यों है, क्योंकि जो संख्या होगी, ठीक है, छोटी संख्या का पर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये चीज़ सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप क्या करके देखोगे, 18 रखो यहाँ पर, तो x आपने क्या माना था, x आपने बड़ा वाला माना था और छोटा वाला y माना था, ठीक है। तो x तो आपका बड़ा संख्या आराम से मिल गया, x आपका क्या है, बड़ी संख्या है, ये आपका 18 है। छोटी संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ रखना पड़ेगा y स्क्वायर 8 गुणे x का मान कितना है 18, 18 गुणे 144 आ जाएगा, तो 144 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। इसका स्क्वायर था, वर्गमूल कर दिया, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो छोटी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। बड़ी संख्या हमारी 18 है और छोटी संख्या हमारी कितनी है 12। आराम से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो के ऊपर दोबारा देखो, आप आराम से समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। करें एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से चल रही है, ये ना रेलगाड़ी है, ये एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। कितनी दूरी चल रही है, 360 किलोमीटर की दूरी।
तय करती है यदि चाल, तो उसी यात्रा के घंटे समय कम लेती है। ठीक है, देखो जब हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें समय कम लगेगा, जब स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, ये आप जानते ही हो। तो यही चीज़ यहाँ पर करनी है। कह रहे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और वही चाल आपको ज्ञात भी करना है, तो हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों माना, क्योंकि दूरी किलोमीटर में दे रखी है, समय घंटा में दे रखा है। ठीक है, तो जिस हिसाब से दी रखी होती है उस हिसाब से आपको वो चीज़ माननी पड़ती है। ये नहीं आपको किलोमीटर में दे रखा है आप मीटर में मान ले रहे हो, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा होता है उसी हिसाब से मानना पड़ता है। अब आपको पता है, चूँकि थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो समय होता है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब आप खुद देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है जो समय t1 है, देखो दूरी तो वही है 360 है, तो चाल हमारी रेलगाड़ी की क्या है, x है। ये पहला समीकरण है। और द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है, समय t2, दूरी वही है, चाल अब की बार बढ़ गया है, 5 किलोमीटर अधिक हो जाता है चाल, तो पहले जितनी थी उससे 5 और ज़्यादा कर दो। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो प्रश्न में क्या बोला गया है कि इन दूसरी बार में उसको जब चाल ज़्यादा हो जाता है तो 1 घंटे समय कम लगता है, यानी कि इसके पास इसकी तुलना में 1 घंटा समय ज़्यादा है, क्योंकि वो 1 घंटा समय ज़्यादा ले रहा है। यानी कि अगर इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 1 घंटे के बराबर आएगा। इनके समय का अंतर कितना है, 1 है। t1 का मान रखो, t2 का मान रखो। ठीक है, अब लॉसअप आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, 3 से गुणा कर दोगे, यहाँ से आ जाएगा 360 गुणा 5 प्लस 360x, फिर यहाँ से आ जाएगा 360x बराबर 1, प्लस माइनस कटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आगे करेंगे, 5 0 0, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18, और ये हो जाएगा x² प्लस 5x। ठीक है, इसको ढंग से लिखेंगे, x² प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 1800 आए और घटाए तो 5 आए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से करते हैं। इट इज़ थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना, x का मान निकालना है। गुणनखंड विधि ये सब कुछ सिखा रखा है स्टार्टिंग पे ही। इसका गुणनखंड कुछ नहीं तो 1 है, इसकी गुणा करोगे 1 गुणा 1800 तो 1800 आ जाएगा, है ना। ऐसी दो संख्या लेनी जिनका गुणा करे तो 1800 है और घटाए तो 5 आए। ठीक है, 45 और 40। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे करना है तो यहाँ से 1800 का क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, दोनों में 18 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, 3 3 9, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 और 45, 45 में से 40 घटाओगे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आइडिया लग गया।
अगर नहीं आता है तो इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी, है ना, झमाझम बारिश हो रही है। तो एक्स स्क्वायर, दो संख्या क्या है 45, घटाना है कितना 40, बराबर 0। एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 40 उभयनिष्ठ। यहाँ जो है वही आएगा, बिना सोचे समझे लिख दो, ठीक है। जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के टाइम, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो प्लस का 45 इधर आके माइनस का 45, और ये हो जाएगा अमान्य। स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, स्पीड, दूरी, ये सब कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये अमान्य है। फिर ले लोगे यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो माइनस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 40, आंसर। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आराम से हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, लगभग हर साल आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार दोबारा से समझ के देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं हर साल, ठीक है। कभी ना कभी आ रखे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहे 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। हौज मतलब कोई डब्बा समझ लो, ठीक है। ये है, ये कोई हौज है। अब इसमें 2 पाइप लगा है, एक बड़ा मोटा सा पाइप लगा है और एक पतला सा पाइप लगा है, ठीक है। ऑब्वियसली जब मोटे पाइप से पानी डालोगे फटाफट भर जाएगा, अब पतले पाइप से डालोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन कितना क्या लगेगा वो बोल भी रखा है उसने, है ना, अंदाजे में कुछ नहीं करना है। क्या बोला है, माना बड़े व्यास वाला, ये वाला माना बड़े व्यास वाला x घंटे में भरता है, x घंटा भरता है, ठीक है। और छोटा वाला बड़े वाले की तुलना में 10 घंटा समय ज़्यादा लेता है। 1 मिनट, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेते। ओके, तो कम वाले व्यास है ना, तो कम वाले को मानना पड़ेगा। हाँ बच्चों, कम वाले को मानना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो बड़ा वाला निर्भर कर रहा है किस पे कर रहा है, कम वाले पर कर रहा है। माना छोटा व्यास वाला x घंटा लेता है, तो बड़ा वाला कितना लेगा, उससे 10 घंटा कम लेगा, x माइनस 10। बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला कितना लेगा, x माइनस 10 लेगा, कि जितना छोटा लेता है उससे 10 घंटा कम लेता है। तो ये तो उसकी प्रॉपर टाइम है, 1 घंटे में कितना भरेगा। अतः देखो, अगर एक पाइप है 10 घंटे में 50 लीटर भर देती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 50 को 10 से भाग दे दो 5 भरेगी ना। तो ये छोटा वाला नल इतना टाइम लेता है x, तो 1 घंटे में कितना लगेगी, भाग कर देंगे x से। अतः 1 घंटे में हौज को भरेगा कितना, 1/x भाग, है ना, 1/x भरेगा, वो भाग नहीं लिख सकते, 1/x भरेगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 घंटे में बड़ा, 1 घंटे में हौज को भरेगा छोटा वाला, 1 घंटे में बड़ा वाला, हिंदी सही से लिख लेना, बड़ा वाला हौज को भरेगा। वो क्या लिख दोगे आप, 1 के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 10, ठीक है।
ये चीज़ हो जाएगी। तो कुल समय क्या लगेगा? हाँ, कुल समय हमें क्या दे रखा है? कुल समय हमें दे रखा है, दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो इतना लगता है 9 8 72, 72 और 3 75/8। ये तो दोनों नल एक साथ चल रहे हैं तो 75/8 घंटे में भर देता है। एक अगर दोनों नल एक साथ चल रहे हैं 1 घंटे में कितना भरेगा? इसको 1 के बट्टे में लिख देना है। 1 घंटे में, 1 घंटे में दोनों नल द्वारा, ठीक है, भरने में लगा समय, तो पहला वाला कितना टाइम लेता है? 1/x, दूसरा वाला लेता है 1 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। तो ये टोटल की बात था, तो ये 1 के बट्टे में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 8/75। 1 के बट्टे में 8/75 लिखोगे ना तो 75 ऊपर चला जाएगा। देखो 1 के बट्टे में ये 75 लिखोगे तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 75/8। अच्छा ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, ये लिखना 75/8 लिखना था, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको आपको हल करना है। ये क्वेश्चन बन गया पहले वाले की तरह जो अभी एडजस्ट करके आया। अब इसको हल करो गुणनखंड कर से, है ना। पहले समीकरण बनाओ, x - 10 x एकम x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया देखो बच्चों, ऊपर से आ गया 2x माइनस के 10 x² माइनस के 10 8/75। तिरछे गुणा करो, 75 दूनी 150, हाँ 75 750 बराबर, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो। अगर किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी बच्चों डाउट हो ना, आप वीडियो को एक बार दोबारा से समझिए, दोबारा से देखिए। आपके पास तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ भी नहीं था। अगर होता तो और हम अच्छा कर पाते आज। अब गुणा कर दो, यहाँ से आ जाएगा 8x² और यहाँ से आ जाएगा -80, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ को उधर ले जाओ, 8x² माइनस के 80 150x प्लस के 750, 0 बचा, ठीक है। 8x² माइनस के 150x, तो 80 घटाएंगे इसमें से, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और ठीक है यहाँ से बचेगा 670। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एक बार चेक कर लेते हैं। समीकरण सब सही है ना? 8 - 72 72 3 75/8 8/75, हाँ 10 एकम 10, ठीक है, सब सही है, सब तो सही दिख रहा है। 75 दूनी 150 750, ठीक है। 8x², 8 दाई 80, ठीक है। क्या गड़बड़ हो रहा है? सब तो सही है ना बच्चों? अब यहाँ से देखिए, 0 से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 670, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से किससे कटेगा ये? 8 से भागा जाएगा पूरे में? नहीं। तो देखो हमसे थोड़ी सी गलती हो रही थी, इस x से मैंने इधर गुणा किया ही नहीं, है ना। अब जब यहाँ करेंगे तो ये 80x हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी सब तो सही है, हाँ यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 8x², तो ये आ जाएगा माइनस के 230x और प्लस के 750, ठीक है। ये आ जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है, इसकी और इसकी गुणा कीजिए, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा करो, 750 गुणा 230, सॉरी 8 0 0 8 45
ठीक है, 7 8 56, 56 और 4 60, 6000 आ जाएगा। ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 6000 आए और जोड़े तो 230 आए। ठीक है, जोड़े तो कितना है 230 है। 6000 200 गुणा 30, ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे तो 6000 आएगा और जोड़ोगे तो 230 आ जाएगा। बन गई बात, है ना। अब इसको सरल कर लो। तो यहाँ से देखो, आगे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि जगह तो है नहीं हमारे पास। यहाँ से आ जाएगा 8x², 200 और 30 है तो 200x माइनस के 30x प्लस के 750। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। इस जोड़े से क्या ओबनिस्ट आ जाएगा, इस जोड़े से ओबनिस्ट आ जाएगा आपका 8, हाँ 8 आ जाएगा, 8x, x बचेगा 8 एक कम 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 5 40। यहाँ से 30 आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 25, ठीक है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो हमने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, एक बार इसको 0 लेंगे, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 आ जाएगा। यदि 8x माइनस 30 बराबर 0 तो 8x बराबर 30 हो जाएगा और 8 गुणे मित्रा के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके आराम से। अब x आपके 2 आ गए, ठीक है, काटोगे तो इसको कितना आ रहा है 30/8, ठीक है। तो 4 2 चौके 15/4, ठीक है। तो एक x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो केस बन जाएगा आपका 2, ठीक है, आपके 2 केस बन जाएंगे। 2 केस बन रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो, अगर इसको आप हल करो, इसको आप अगर हल करके देखो 4 3 12, 3 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है। x आपका चलो 3 लग रहा है, मैं मान लेता हूँ 3 लग रहा है। इसको अगर आप 3 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस के 7 घंटे। क्या कभी घंटा माइनस में होता है? होता है घंटा माइनस में? नहीं होता। तो ये मान हो जाएगा अमान्य, इसे हम नहीं ले सकते। अगर इसको लेके देखोगे तो आंसर पहला वाला तो चलो ठीक है मान लेते हैं, दूसरा वाला क्या से सही हो जाएगा। माइनस के साथ कभी आता है क्या? नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो वी हैव टू टेक दिस x = 25 लेना पड़ेगा। यानी कि छोटा अगर अकेला चलेगा ना वो 25 घंटा लेगा, और अगर बड़ा वाला चलाओगे तो 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटा लेगा। ठीक है, कि मान रख देना आगे समझ में। तो छोटा वाला भरने में लगेगा 25 घंटा, छोटे वाले से पाइप से चलाओगे, और बड़े वाले से चलाओगे तो लगेगा 15 घंटा। x माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटा। आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, औसत चाल वाला, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो, खाली नंबर्स बदल गए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में ही रखो। तो सीबीएसई मतलब आपको बोर्ड खुद बता रहा है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक टाइप किया अब दूसरा फिर दे दिया, और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो क्या करना है, देखो मैसूर यहाँ पर है और बेंगलोर यहाँ पर है। मैसूर से बेंगलोर के बीच आपकी ट्रेन चल रही है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 132 किलोमीटर है। ओके, कह रहे हैं एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। देखो माना सवारी, कह रहे हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल अधिक हो किससे, रेलगाड़ी की औसत चाल से। कह रहे हैं यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, किससे अधिक है, सवारी गाड़ी की चाल से अधिक है। तो माना सवारी गाड़ी की चाल, ठीक है, उसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल
वो कितनी हो जाएगी, वो उससे 11 किलोमीटर और अधिक है, तो ये हो जाएगी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है 132, चाल कितनी रेलगाड़ी की x + 11। ठीक है, फिर सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय, समय बराबर यानी कि t2, दूरी तो वही है, चाल सवारी गाड़ी की क्या है, x है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि 1 घंटा समय कम लेता है। कौन कम लेता है, ये कम लेता है। देखो, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा, है ना। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, मतलब ये ज़्यादा समय ले रहा है। T2 में से अगर T1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ लिखते प्रश्नानुसार T2 माइनस के T1 1 घंटा। T2 का मान रखो, T1 का मान रखो, यहाँ एक लॉस ऑफ क्या आ गया, गुणा करोगे 132 गुणा 11 प्लस 132x माइनस 132, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, इससे ये कटा। अब यहाँ देखो ऊपर क्या आ रहा है, 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 तियाँ 33 और 2 35, हासिल लगा 3। ठीक है, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, इधर बराबर 1 है, बट्टे में आ जाएगा x² प्लस 11x। ठीक है, तिरछे गुणा कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो x² प्लस 11x बराबर 1452, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1452। इसको हल करो, द्विघात समीकरण बन गई है आपकी। अब इसको हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, गुणा करने पे 1452 है, घटाने पे 11। 44 गुणा 33, 44 और 33 को गुणा करोगे ये आएगा, 44 में से 33 को माइनस करोगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 44x माइनस के 33x माइनस के 1452 बराबर 0। टिप्स भी मैं दूँगा शॉर्ट, यहाँ से x माइनस x प्लस 44 आएगा। सोचो मत, यहाँ से 33 को बनाएगा, और ये ना बिना सोचे समझे, इधर नेगेटिव तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ 44 है तो इधर भी 44 ही आएगा। ठीक है, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, 2 पेयर बन गए। अब आपको क्या करना है, इनको सही करना है, सही से लिखना है। ठीक है, सही से लिखना है। यदि x प्लस 44 बराबर 0, तो प्लस का 44 इधर के माइनस का हो जाएगा। स्पीड कभी माइनस में नहीं होती तो ये अमान्य है, चूँकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती तो ये असत्य हो जाएगा। अगला आ जाऊँ, यदि x माइनस 33 बराबर 0, तो माइनस का 33 इधर के प्लस का 33 हो जाएगा, ये सही है। x आपने किसको माना था, सवारी गाड़ी की चाल, ये आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये जो मेरा टिकटॉकर है फेमस, उसी के स्टाइल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतना आसान है, तो आपको इस तरीके से करना है ना। ये भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो ना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हार मत मान, अरे भाई टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार वापस जाओ, आराम से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस
एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखो वीडियो, तिबारा देखो, जब तक समझ में आया तब तक देखो, हो जाएगा यार। लेकिन अगर ध्यान लगा के समझोगे ना, ध्यान लगा कर सुनोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कर रहे हैं, सारे तरीके पता है, तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आपको एक से ज़्यादा बार देखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग है एक छोटा वर्ग है, ठीक है। मान लेते हैं बड़े वर्ग की जो भुजा है वो x है और छोटे वर्ग की भुजा क्या है, y है। कह रहे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रथम शर्तानुसार। बच्चों को पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। प्रथम शर्त में क्या बोला है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका वर्ग x स्क्वायर, इसका वर्ग y स्क्वायर, इसका योग क्या दे रखा है 468। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगा। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, परिमापों का अंतर देखो द्वितीय शर्तानुसार, बड़ा अंतर बड़े में से छोटा ही घटता है हमेशा, तो परिमाप क्या होगा, अगर भुजा x है तो परिमाप क्या होगा 4x, इसका परिमाप क्या होगा y, अंतर बोले तो घटाना, कितना है 24, 4 उपनिष्ठ ले लो, 4 छंग 24, सो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से किसी का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, या तो y का मान निकाल लो या फिर x का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो यहाँ से, y माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान उठाकर यहाँ रखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, क्या है x का मान 6 प्लस वाई, इधर क्या है प्लस वाई स्क्वायर, उस तरफ क्या है 468, खोलो इसको, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है 468। तो यह आ जाएगा 6, अच्छा वर्ग था तो क्यूब, 6 छंग 36, वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12y, और ये 36 प्लस का और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ढंग से लिखते हैं, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432, 2 से भाग दे दो पूरे में, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, ये द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको हल करो, ऐसे दो संख्या ले लो जिनको गुणा करें तो 216 आता हो और घटाएं तो 6 आता हो। बताइए बच्चों क्या होगा, कमेंट करके बताओ मुझे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सब सही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, सोचना पड़ेगा आपको, है ना। और अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो क्या करना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको क्या करना है, सोच नहीं पा रहे हो तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं इसका गुणांक देखो, गुणा करने पर 216 यहाँ रखो, उसका गुणनखंड कर दो, 2 एक कम 2, 0 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो गया, 2 दूनी 4, 7 तिया 12 हो गया, 18 में से 12 घटाओ 6 आ रहा है, दो संख्या क्या क्या होंगी, वो संख्या होगी 18 और 12, 18y माइनस के 12y, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, यहाँ से y उपनिष्ठ, ठीक है, y बाहर आ गया, यहाँ से 12 उपनिष्ठ आएगा, यहाँ 18 है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, बिना सोचे समझे लिखो, जो 2 बार है उसे एक बार लिखो गुणनखंड बनाने के लिए, ठीक है, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक, जोड़ा बन गए। यदि y
प्लस 18 बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 18, और दूरी कभी माइनस में नहीं होती है तो यह मान्य हो जाएगा। y माइनस 12 बराबर 0, तो y आ जाएगा प्लस के 12, ये सही हो जाएगा। तो y आपने क्या माना था, छोटे वाली भुजा कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। y का मान यहाँ रख दो, तो बड़ी वाली भुजा 6 प्लस y थी, यानी कि बड़ी वाली भुजा कितनी हो जाएगी 18। तो छोटे वाले वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर होगी और बड़े वाले की कितनी होगी 18 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आराम से बन गया, फिनिश। अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया। अगर मैं चाहता बाकी टीचर्स की तरह वीडियो एकदम लंबा लंबा बनाता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं बकवास करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, सिंपल एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिससे बच्चे आराम से समझ पाएँ। वीडियो लंबी बनाने के लिए इस वीडियो को मैं 3-4 घंटे की बना सकता था, आराम से चीज़ों को बड़ा करके समझाता, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो समय सबसे अनमोल चीज़ है, ये मेरा मानना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, हर जगह फैला दो, और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।